हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चैप्टर गुटनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने गुटनिरपेक्षता का अर्थ देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। यानी गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है, अलगाववाद नहीं है। पृथकतावाद का मतलब क्या है कि अपने आप को दूसरे देशों की समस्याओं से दूर रखना। जैसे अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इसी नीति का पालन किया था और दूसरे देश की समस्याओं में नहीं भाग लेता था। लेकिन गुटनिरपेक्षता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में खुद रुचि लेने व सक्रिय भूमिका निभाने की नीति है। बस इसमें ये क्या था कि गुटों से निरपेक्ष रहना है। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो गुटनिरपेक्षता ये था कि किसी भी गुट में सैनिक संधियों में शामिल ना होकर अपने आप को पृथक रखकर विश्व की समस्याओं को एक निष्पक्ष भाव से देखना और उन समस्याओं में सक्रिय भूमिका निभाना। यानी भारत ने शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल ना होकर भी अपनी जो विश्व की समस्याएं थी उनके प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और दोनों गुटों में तनाव कम करवाने के प्रयास भी किए। यानी इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता है वो तटस्थतावाद या फिर अलगाववाद की नीति नहीं है। ये ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। उसके बाद हमने देखा था कि गुटनिरपेक्ष देश कौन कौन से हो सकते हैं। हमने देखा उसके लिए कि 3 कर्णधार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर व टीटो। इनके विचारों को जानना ज़रूरी था कि गुटनिरपेक्ष देश के लिए कि क्या शर्तें हैं जिससे कोई भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकता है। तो इन तीनों नेताओं ने क्या किया? 1961 में गुटनिरपेक्षता का सही रूप में परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे थे, जिसमें पहला था कि गुटनिरपेक्ष देश वह देश बन सकता है जो किसी भी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। यहाँ सैनिक गुटों का क्या मतलब था? जैसे नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, ये जो भी सैनिक संधियाँ इस शीत युद्ध के दौरान जिनका निर्माण हुआ, जिनसे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, विश्व एक तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर बार बार जा पहुँचता था। तो ऐसे सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखना, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। ऐसा देश जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे बजाय इन 2 गुटों से प्रभावित होने के। तीसरा, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। ऐसा द्विपक्षीय समझौता जो इस शीत युद्ध से रिलेटेड हो, ऐसा समझौता वो ना करे। जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दे। यानी ऐसा देश जो अपने क्षेत्र में कि इन दोनों महाशक्तियों को या फिर इनके जो भी रिलेटेड देश हैं, जो सैनिक गुट हैं, उनको अपने एरियाज़ में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दे। ऐसे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और 5वां, ऐसा देश जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो। यानी जो उपनिवेशवाद का समर्थन ना करे, उसका विरोध करे। तो नेहरू, नासिर, टीटो के विचारों के अनुसार ऐसे सभी देश जो इन सब सिद्धांतों का पालन करते हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं देखी थी। ये क्या क्या विशेषताएं थी वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व कौन कौन से थे। यानी ऐसा क्या हुआ कि जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म मिला या फिर बढ़ावा मिला। तो हमने देखे थे कि उस तत्वों में क्या था, जैसे साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का भय। जितने भी नव स्वतंत्र देश थे वो क्या थे, सब उपनिवेशवाद का भय देख चुके थे, साम्राज्यवाद का भय देख चुके थे। तो वो अब किसी भी महाशक्ति के अधीन नहीं रहना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे। फिर उसका शीत युद्ध का वातावरण, विश्व 2 गुटों में बंट गया था। हर टाइम ऐसे लगता था कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकती है अब। फिर स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा, जो नए राष्ट्र थे उनकी स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छाएं थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते थे। उनको लगता था कि गुटबंदी को हमने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होगा कि हमने अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर दिया। उसके बाद गठबंधन राजनीति का विरोध। विश्व 2 पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बंट गया था, तो इसलिए सैनिक गठबंधनों का ये लोग निर्माण करने लगे थे, जैसे नाटो, सीटो, वार्सा। तो इसलिए जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो इनसे दूर रहना चाहते थे और भयंकर खतरा मानते थे इनको। तो
तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। फिर अगला, राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना, कि भाई अपनी सुरक्षा, अपनी आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या पहले थी। जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, उनका रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो चुका था, एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। तो उनको अपनी सुरक्षा, अपने आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या को पहले देखना था। तो उनको लगा कि इस चीज़ों के लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए, उनके लिए गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है। फिर आर्थिक विकास की आवश्यकता, जैसा कि मैंने बताया कि वो प्राकृतिक साधन, मानव शक्ति तो थी, लेकिन उनके पास उच्च तकनीकी ज्ञान का अभाव था। अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे देशों से आर्थिक सहायता का मार्ग रुक जाता। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम दोनों गुटों से दूर रहते हैं और दोनों ही गुटों से अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार हम आर्थिक सहायता ले लेंगे। फिर अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना। अब नए स्वतंत्र राष्ट्रों में ये था कि हम अगर एक गुट में शामिल हो गए तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को देखने की, उनको सुलझाने की जो भूमिका है वो सीमित हो जाएगी। और हम दोनों गुटों से अगर पृथक रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उन समस्याओं को देखने का और सुलझाने का। फिर लास्ट, युद्ध का भय और विश्व शांति का विचार। सैनिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, उसने विश्व शांति को खतरा उत्पन्न कर दिया था। समस्त विश्व एक आतंक के संतुलन के वातावरण या फिर मृत्यु के वातावरण में जी रहा था, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध का भय होने लगा। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या कहा कि गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये हमने अभी तक गुटनिरपेक्षता में देखा था। अब हम देखेंगे इसका ऐतिहासिक विकास, कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। आज विश्व के 120 देश, जो विश्व का 2/3 हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उस समय से ही गुटनिरपेक्षता के प्रयास तेज होने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 वर्ष बाद 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यानी कौन से 3 कर्णधार थे इसके? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन्होंने मिलकर 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रख दी। जब इसका पहला औपचारिक सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ तो इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी। यानी अगर 3 नेता पूछे जाएं तो नेहरू, नासिर व टीटो। ये कहाँ के थे? भारत के। और नासिर मिस्र के और टीटो यूगोस्लाविया के। इन्होंने 1955 में बांडुंग में, इंडोनेशिया के बांडुंग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। फिर इसका औपचारिक सम्मेलन पहला कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या केवल 25 थी, जो आज विशाल स्तर पर पहुंच गई है। आज लगभग 120 सदस्य देश हैं इसके। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण एशिया व अफ्रीका के सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र इसके सदस्य बनते गए और गुटनिरपेक्षता एक विचार से एक विशाल आंदोलन में तब्दील हो गया। इसके ऐतिहासिक विकास क्रम पर नज़र डाली जाए तो यह बात प्रमुख रूप से उभर कर आती है कि सर्वप्रथम भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना आदि देशों द्वारा इसे विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था। यानी सबसे पहले भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और घाना आदि देशों द्वारा इसे सर्वप्रथम विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। 1947 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई। आगे चलकर 1955 में एशियाई अफ्रीकी सहयोग सम्मेलन बांडुंग सम्मेलन में इसकी शुरुआत के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। इस सम्मेलन में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व व सहयोग की भावना ने गुटनिरपेक्षता का महत्व अनुभव करवा दिया। 1956 में नेहरू, नासिर व टीटो ने गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय आधार प्रदान कर दिया। गुटनिरपेक्ष देशों ने संगठित होकर 1961 में बेलग्रेड में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो सैद्धांतिक रूप से गुटनिरपेक्षता का प्रथम व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था।
अगर पूछा जाए कि प्रथम गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो कौन सा था, 1961 में बेलग्रेड में क्या आयोजन हुआ था, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस समय से अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। अब गुटनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क देख लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता को एक बेईमानी कहा जाने लगा। अनेक विकसित राष्ट्रों ने इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अब बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। जब शीत युद्ध चल रहा था तब तो माना कि भाई 2 गुट हैं, दोनों गुटों से आपको पृथक रहना है। तो उसके बाद शीत युद्ध की अगर समाप्ति हो गई, विश्व में एक महाशक्ति रह गई, तो उसके बाद क्या हुआ, विकसित राष्ट्रों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अब बदलता अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, इसमें इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। लेकिन उनका ये आरोप निराधार है। आज विश्व के अनेक देशों में शीत युद्ध जैसा ही तनाव है। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता का महत्व स्वतः ही सिद्ध होता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर इसका महत्व खत्म ही हो जाता तो गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या एक टाइम पे 25 थी, अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे पता चलता है कि आज भी इसका महत्व बना हुआ है, तभी गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और ये आज भी शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में ही विश्वास करता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त कराने में इसका सहयोग अनिवार्य है। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की तरह ही उसके सिद्धांत हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, उपनिवेशवाद का विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा, तो वही सेम सिद्धांत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, उनको जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में इसका सहयोग अनिवार्य है। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करता है। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परमाणु युद्ध के भय के वातावरण में इसकी अधिक उपयोगिता है। ठीक। अगला, यह शस्त्रीकरण का विरोध करता है और निशस्त्रीकरण में विश्वास करता है। इससे विश्व शांति का आधार सुदृढ़ होता है। हम फिलहाल क्या देख रहे हैं कि अभी भी इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं जब शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। तो पहला क्या कि हाँ, इससे अगर इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे ही पता चलता है कि इसका महत्व है। दूसरा, शक्ति संतुलन के लिए आज भी आवश्यक है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इसके सिद्धांत हैं, तो उसके उद्देश्य को पूरा कराने में ये सहायक है। चौथा, ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है, जो आज के जो परमाणु युद्ध का जो परमाणु युग है उसमें ज़रूरी है। अगला, यह शस्त्रीकरण का विरोध करता है और निशस्त्रीकरण में विश्वास करता है, तो इससे विश्व शांति का आधार सुदृढ़ होता है। छठा, यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के किसी भी रूप का विरोधी है। इससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और प्रत्येक देश को स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करने व संचालन करने में मदद मिलती है। यानी आज भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का ये विरोधी है और इससे क्या होता है कि राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास होता है। अगला, यह विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इससे संकीर्ण राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ मिला दिए जाते हैं। इससे विश्व संगठनों की भूमिका में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शीत युद्ध के दौरान था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 राष्ट्र इसको स्वीकार कर चुके हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के अनुसार संचालित करने पर जोर देता है। इससे विश्व में अनावश्यक तनाव कम होता है और विश्व शांति का विचार सुदृढ़ होता है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर कई विकसित राष्ट्र आरोप लगाते हैं कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाना बेईमानी है, नहीं, अभी भी इसका महत्व बना हुआ है, क्योंकि अब भी शक्ति संतुलन की आवश्यकता है। नई नई महाशक्तियाँ उभर रही हैं, अभी भी विश्व शांति की आवश्यकता है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करने की आवश्यकता है, मानव अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर चलने की आवश्यकता है, निशस्त्रीकरण करने का ज़रूरत है, विश्व बंधुत्व की भावना पर यह आधारित है। तो संकीर्ण जो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ मिला दिए जाते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करने और उसका संचालन करने के लिए ज़रूरी है। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, विश्व के 2/3 देश इसको स्वीकार कर चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। इससे अगले लेक्चर में हम इसकी उपलब्धियाँ और विफलताएँ देखेंगे।